आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमला जी अपने कमरे में अलमारी से अपने कपड़े निकाल ही रही थी कि तभी उनकी बहू मधु की तेज आवाज आई। माँ जी जल्दी से आइए, देखिए ये फिर से ऐसा कर रहे हैं। कमला जी ने जैसे ही अपनी बहू की आवाज सुनी, अलमारी को बिना बंद किए ही जल्दी से बरामदे में आ गई। वहां देखते ही गुस्से से बोली, अरे छोड़ भी दे बहू की चोटी। नहीं माँ, आप बीच में मत आइए। राजेश अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला। तभी मधु ने अपनी चोटी छुड़वा ली और नाराजगी भरे अंदाज में सास के पास जाकर लिपट गई। फिर हंसते हुए राजेश की ओर देखते हुए बोली, अब खींचो चोटी, और मजाक में मुंह चढ़ा दिया। ये देखकर राजेश भी झुंझला कर बोला, देखो माँ, इसने फिर मुंह चढ़ाया, आपने ज्यादा सिर चढ़ा रखा है। कमला जी हंसते हुए बोली, सिर तो मैंने तुझे भी चढ़ाया। इतना कहते ही कोमल जी मधु दोनों जोर जोर से हंस पड़ी और राजेश भी मुस्कुरा दिया। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। ये छोटी छोटी शरारतें उनके मजबूत रिश्ते की गहराई को दर्शा रही थी। फिर राजेश अपनी माँ के गले लगकर बोला, सारा प्यार बहू को दोगी। ये देखो, तुम दोनों के चक्कर में मैं अलमारी खुला छोड़ आई, कहीं चूल्हा जला न गया हो। तभी राजेश बोला, तो क्या हुआ माँ, अगर चूहे ने आपके कपड़े कुतर भी दिए तो मधु की अलमारी में पिटारा है, वो किस दिन काम आएगा। मधु सास की तरफ देखते हुए बोली, माँ जी क्या आपने पैकिंग कर ली। कहाँ बेटा, मुझे तो वैसे भी कौन सी साड़ी पहनूं। कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजेश हंसते हुए बोला, अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ, नहीं तो पूरा दिन तुम दोनों के चक्कर में ही निकल जाएगा। ऐसा कहकर उसने अपनी माँ के पैर छुए, फिर ऑफिस के लिए निकल गया। राजेश के जाते ही मधु मुस्कुराते हुए कमला जी के साथ उनके कमरे में चली गई। कमला जी एक एक करके साड़ियों को देखने लगी। तभी मधु की नजर खूबसूरत रेशमी साड़ी पर पड़ी। उसने कहा, माँ ये साड़ी तो आपके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगेगी। कमला जी ने साड़ी को देखा, फिर मधु से मुस्कुरा कर बोली, पर ये बहुत भड़कीली है, मेरे लिए ठीक रहेगी क्या। मधु ने प्यार से पकड़ते हुए कहा, अरे माँ, आप जब इसे पहनेंगी तो हर कोई आपको देखता रहेगा। माँ, हम ऐसी ही एक साड़ी सुधा दीदी के लिए भी लेंगे, उनके ऊपर अच्छी लगेगी। अभी मधु ये कह रही थी कि अचानक उसके फोन की रिंगटोन बजी। अरे ये तो सुधा दीदी की ही कॉल है। उसने तुरंत फोन उठाया और उत्साह से बोली, दीदी आप कैसी हैं, अभी मैं माँ से आपकी ही बात कर रही थी। उधर से सुधा की आवाज आई, मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए माँ, राजेश कैसे हैं, और हाँ, ट्रेन की टिकट बुक करी या नहीं। देखो भाभी, मेरे ससुराल में ये पहला बड़ा काम है, इसलिए आप लोगों को आना होगा, नहीं तो आप जानती हैं मेरी सास मुझे ताने मारेंगी। तेरी नंद की शादी है, अगर तेरी बेटी की होती तो तेरी माँ दौड़ी दौड़ी आती। इतना कहते कहते सुधा की आवाज फर्रा गई। मधु ने जैसे ही सुधा की बातें सुनी, उसकी आंखें नम हो गई। वो महसूस कर सकती थी कि सुधा के दिल में कितनी शिकायतें हैं। उसने बिना कुछ कहे फोन उठाया, धीरे से कमला जी की ओर बढ़ाया। माँ, आप बात कर लीजिए। कमला जी ने मधु की आंखों में देख समझ लिया कि सुधा की आवाज में उदासी थी। उन्होंने फोन थामा और प्यार भरी आवाज में बोली, सुधा बेटी कैसी है तू। कमला जी ने फोन कान से लगाते ही स्नेह भरी आवाज में पूछा। उधर से सुधा की आवाज आई, मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन आप लोग समय पर आ रहे हैं ना। भाभी से कहिए कि मेरी सास को कोई शिकायत का मौका ना मिले, वरना वो ताने मार मार कर परेशान कर देंगी। कमला जी मुस्कुराई, अरे पगली, तुझे क्यों चिंता हो रही है, तेरा ससुराल है, हम कैसे नहीं आएंगे, हम सब आ रहे हैं। और हाँ, मधु ने तेरे लिए सुंदर साड़ी के साथ गोल्ड का हार लिया है। सच माँ।
सुधा की आवाज में खुशी झलकने लगी। भाभी आप कितनी अच्छी हैं। मधु पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे दीदी आप बहन जैसी हैं, आपके लिए इतना बनता है। ठीक है माँ मैं रखती हूँ, लेकिन आप लोग जल्दी से टिकट बुक करवा लें और समय पर पहुँचे, वरना मेरी सास। कमला जी ने हंसते हुए टोका। अरे अब सास की चिंता छोड़ अपनी तैयारी पर ध्यान दे, सब कुछ ठीक होगा, तेरा मौका तुझे शिकायत नहीं देगा। सुधा ने नम आंखों से फोन रखा। उधर से कमला जी मधु ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराया। अब बस सफर की तैयारियां थी। मधु ने सबसे पहले अपनी सास कमला जी की पैकिंग करी। अलमारी से 5 सुंदर साड़ियां निकाली, जिनमें 2 खास मौकों के लिए, साथ ही कुछ गहने एक छोटे डिब्बे में रखे। इसके बाद उसने एक सूटकेस निकाला, उसमें सुधा के ससुराल वालों के लिए गिफ्ट थे, मिठाइयाँ, कुछ खास मेवे और परिवार के हर सदस्य के लिए छोटे छोटे तोहफे। कमला जी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। तूने सारी जिम्मेदारी अपने सर ली। माँ जब बेटी की नंद की शादी हो तो भाभी तैयारी करना पड़ता है। कमला जी ने प्यार से मधु की पीठ थपथपाई। तू तो सच में मेरी बेटी है। अगर घर में ऐसी बेबहू हो तो बेटी की जरूरत नहीं। मधु ने शर्माते हुए कहा। अच्छा माँ जी भावुक मत कीजिए, मुझे देखना है कि राजेश के लिए कौन कौन से कपड़े पैक करने हैं, वरना ये जवाब फिर कहेंगे मधु तुमने मेरे कपड़ों का ख्याल नहीं रखा। अच्छा अब जल्दी कर। घर में हल्की फुल्की हंसी और प्यार भरी बातचीत के बीच तैयारियां चलने लगी। सभी उत्साहित थे कि सुधा की नंद की शादी में पूरे परिवार के साथ शामिल होंगे। मधु ने बैग की पैकिंग पूरी करने के बाद राजेश के कपड़े पैक करे। उसने राजेश के लिए कुछ फॉर्मल कपड़े, एथनिक वियर, आरामदायक सूटकेस में रखे। साथ ही घड़ी, परफ्यूम और जरूरी सामान भी ध्यान से रखा ताकि कुछ छूट न जाए। कमला जी ये सब देख रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, मधु बेटा तू तो हर चीज का इतना ध्यान रखती है, राजेश को तो बस तैयार होकर निकलना है। मधु हंसते हुए बोली, माँ जी आदत हो गई है इनकी पैकिंग करने की, वरना ये कहेंगे मेरा रुमाल कहाँ है, मेरे मोजे किस बैग में है। अच्छा अब जल्दी से बाकी तैयारी देख, तेरी काकी का सामान निकल जाएगा। मधु और कमला जी ने मिलकर सब कुछ व्यवस्थित कर लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब बस टिकट कंफर्म हो जाए। इतना कहकर कमला जी पूजा घर में चली गई। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे भगवान हमारी यात्रा शुभ हो और सुधा के ससुराल में कोई परेशानी न हो। फोन की घंटी बजी। मधु ने देखा राजेश का कॉल था। हाँ सुनिए, टिकट कंफर्म हुई या नहीं? मधु ने उत्सुकता से पूछा। हाँ मधु टिकट कंफर्म है। अब तो माँ बस फाइनल पैकिंग देखो, हम कल निकलेंगे। राजेश ने खुशखबरी दी। मधु ने कमला जी को बताया माँ टिकट कंफर्म हो गई है। कमला जी ने भगवान को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोली, सुधा के ससुराल में हमें बिल्कुल समय पर पहुंचना होगा। लेकिन जैसा कमला जी सोच रही थी, क्या वैसा होगा या सफर उनकी जिंदगी का नया मोड़ आएगा? अगले दिन कमला जी, मधु ने जल्दी उठकर तैयारियां की और सभी ने मिलकर खाना खाया। राजेश तैयार होकर अपने बैग की जांच कर रहा था, तभी उसने माँ से और मधु से पूछा, माँ मधु क्या सब कुछ तैयार है? हमें 4:55 बजे वाली तेजस राजधानी पकड़नी है, इसलिए 4 बजे तक स्टेशन पहुंचना होगा। हाँ सब कुछ अच्छे से पैक हो चुका है, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छूटा। कमला जी ने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। हे भगवान हमारी यात्रा शुभ हो। मधु की ओर देखा और कहा, चलो बेटा जल्दी से निकलते हैं, वरना स्टेशन पहुंचने में देर हो जाएगी। राजेश ने टिकट और अपना आधार एक फिर बार चेक किया। वो उठते हुए बोला, टैक्सी आ चुकी है, हमें निकलना चाहिए। मधु ने जल्दी से घर के दरवाजे को बंद किया। सभी टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुए।
टैक्सी में बैठते ही कमला जी ने गहरी सांस ली, खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, सुधा कितनी खुश होगी, कितने महीनों बाद मिलेंगे उसे। मधु हंसते हुए बोली, हाँ माँ जी, और आप जानती हैं ना सुधा दीदी कितनी एक्साइटेड है हमारे आने की खबर सुनकर। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, हर बहन और बेटी खुश होती है जब उसके मायके वाले आते हैं। स्टेशन की हलचल तेज थी, चारों ओर अनाउंसमेंट्स हो रही थी, लोग अपने अपने सामान के साथ भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। कमला जी, मधु और राजेश भी सूटकेस संभालते हुए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। राजेश ने टिकट निकाल कर देखा और बोला, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से आएगी, चलो उधर चलते हैं। मधु ने कमला जी का हाथ पकड़ा, माँ जी जरा धीरे चलिए, भीड़ बहुत है। कमला जी मुस्कुराई, अरे बेटा इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि तुम मुझे पकड़ कर चलो। राजेश हंसते हुए बोला, ये तुम्हारी देखभाल कर रही है और तुम मजाक बना रही हो। इतने में ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हुई, तीनों ने रफ्तार तेज की। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर देखा कि ट्रेन आ चुकी है। मधु ने अपनी सीट ढूंढी, कमला जी को बैठने में मदद की। राजेश ने सामान व्यवस्थित किया और बोला, अब आराम से बैठो, सफर लंबा है। कमला जी ने सांस ली, खिड़की से बाहर देखा, कितने दिनों बाद ट्रेन का सफर करी हूँ, सच में पुराने दिन याद आ गए। मधु मुस्कुराई, हाँ माँ जी, और इस सफर की सबसे अच्छी बात है कि हम दीदी से मिलने जा रहे हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, कमला जी ने भगवान का नाम लिया। ट्रेन तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। कमला जी, मधु, राजेश सफर का आनंद ले रहे थे। तभी एक परिवार उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठा। युवा दंपति और उनकी लगभग 4 साल की छोटी बेटी। बच्ची गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी, उसकी 2 छोटी चोटियां बनी थीं और उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत। वो बड़ी उत्सुकता से इधर उधर देख रही थी। महिला ने कमला जी की ओर देखा और बोली, नमस्ते आंटी जी, आप कहाँ तक जा रही हैं? कमला जी मुस्कुराते हुए बोली, मुंबई। महिला ने कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं और ये मेरी बेटी पीहू है। कमला जी मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा है बेटा, सफर में साथ हो तो समय अच्छे से कटता है। पीहू धीरे धीरे कमला जी के पास आई, उनके पास बैठकर छोटी छोटी उंगलियों से साड़ी के पल्लू से खेलने लगी। मधु को ये देखकर हंसी आ गई। अरे पीहू को तो माँ जी की साड़ी पसंद आ गई। तभी पीहू की मम्मी बोली, हाँ इसे ऐसे ही नई चीजों में दिलचस्पी रहती है। राजेश ने हंसते हुए पूछा, पीहू तुमने बताया नहीं, कहाँ जा रही हो? बच्ची ने मासूमियत से कहा, नानी के घर। ये सुनते ही कमला जी की आंखों में चमक आ गई। प्यार से पीहू के सिर पर हाथ फेरा। अच्छा तो तुम अपनी नानी के घर जा रही हो और मैं अपनी बेटी के घर। पीहू खुशी से सिर हिलाने लगी। ट्रेन का सफर अब और भी रोचक हो गया। अनजान लोग भी सफर में साथ होते हैं तो कुछ ही पलों में अपनापन महसूस होने लगता है। शाम ढल चुकी थी और तेजस राजधानी अपनी पूरी रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर गहरी अंधेरी रात में छोटे छोटे गांव, खेत और दूर चमकती रोशनी। कमला जी खिड़की से बाहर देख रही थी जब मधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ जी क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? बस यूं ही सफर करते हुए पुराने दिनों की याद आ गई। जब सुधा छोटी थी तो हम ऐसे ही सफर करते। वो खिड़की से बाहर देखती और मैं डरती कि कहीं हाथ बाहर न चला जाए। मधु हंस पड़ी, दीदी बचपन में भी इतनी शरारती थी। अरे पूछो मत। और राजेश तो उससे 2 कदम आगे। राजेश जो अभी तक फोन में व्यस्त था हंसकर बोला, अरे माँ अब मेरी पोल मत खोलो। धीरे धीरे रात गहराने लगी और सफर आराम से कट रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी और सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर व्यवस्थित थे। रात के करीब 8 बज चुके थे। टीवी टिकट ट्रेन चेक कर रहा था और अब ट्रेन स्टाफ डिनर परोसने की तैयारी में था। राजेश, खाना लगने वाला है, क्या मंगवाना है? मधु ने पूछा।
मुझे तो सिंपल दाल चावल सब्जी चाहिए, सफर में हल्का खाना अच्छा लगता है। कमला जी ने हामी भरी। हाँ, सफर में भारी खाना ठीक नहीं। थोड़ी ही देर में अटेंडेंट थाली लेकर आया। सभी ने गर्मा गर्म खाना खाया, दाल चावल रोटी सब्जी और सलाद। खाना तो बढ़िया था। राजेश ने हाथ धोते हुए कहा, अब नींद अच्छी आएगी। कमला जी ने जवाब दिया। खाने के बाद सभी ने अपनी अपनी सीटें ठीक की। राजेश ने अपनी सीट पर आराम से लेटकर आंखें बंद की। मधु भी सुस्ताने लगी। सुधा पहले सो चुकी थी। कमला जी ने एक लंबी सांस ली। रात के करीब 10 बजे ट्रेन में गहरी नींद में थे सब। ट्रेन रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर घना अंधेरा छाया था। सिर्फ पटरी पर दौड़ती ट्रेन की रोशनी ही थी। सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर चैन की नींद सो रहे थे। कमला जी की आंख अचानक खुली। उन्हें हल्की बेचैनी महसूस हुई। बगल में देखा, राजेश गहरी नींद में था। सोचा कि उसे उठाने का फायदा नहीं, इसलिए चुपचाप उठी और धीरे धीरे चलते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ी। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला, उन्हें किसी की आवाज आई। आवाज वॉशरूम के पास खड़े व्यक्ति की थी जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, सब वैसे ही हो रहा है जैसे प्लान किया था। कमला जी ठिठक गईं। मुंबई जैसे ही पहुंचेंगे सबको काम हो जाएगा। अब कमला जी को बेचैनी हुई। किस काम की बात कर रहा था? उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। कमला जी की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने हल्के से झांकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की हलचल और धीमी रोशनी का कारण चेहरा साफ नहीं था। तभी उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कमला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कमला जी ने ऐसा क्या सुना था और अब क्या होगा, आइए जानते हैं। कमला जी डरते हुए वॉशरूम से बाहर आई। उनके दिल की धड़कन तेज थी। उन्होंने बाहर कदम रखा। वो आदमी घूरते हुए बोला, अम्मा, आप कहाँ तक जा रही हैं? कमला जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने उस आदमी की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं की। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था जिसने उनके अंदर एक डर भर दिया। कमला जी ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, मेरी तो मुंबई तक है। मैं वहाँ बेटी के घर जा रही हूँ। आदमी ने हल्की हंसी हंसते हुए सिर हिलाया और बोला, अम्मा, इस सफर में जितनी जल्दी हो सके सही जगह पर उतर जाना चाहिए। कभी कभी मंजिल तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। अम्मा, मेरी बात मानो। रतलाम आने वाला है, आप वहीं उतर जाओ तो अच्छा रहेगा। कमला जी के रोंगटे खड़े हुए। वो बिना कुछ कहे सीट की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आवाज फिर से आई, अम्मा, रतलाम आने वाला है, सोच लो। कमला जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से निकल गईं। सीट पर पहुंचते ही चारों ओर नजर दौड़ाई। सब सो रहे थे, कोई भी जाग नहीं रहा था। राजेश को जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा कि घबरा न जाए। उनका मन अब जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर ये आदमी कौन था? उसने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में कोई अनहोनी होने वाली है? कमला जी का दिल जोरी से धड़का। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। एक नजर अपनी सीट की तरफ डाली। राजेश और मधु गहरी नींद में थे। ट्रेन रफ्तार से चल रही थी, लेकिन कमला जी का मन अशांत था। धीरे से सीट पर बैठकर साड़ी का पल्लू ठीक किया। खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा चारों ओर था और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने वाली रोशनी जो पल भर में ओझल हो जाती। अचानक ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई, अगला स्टेशन रतलाम है। ये ट्रेन रतलाम स्टेशन पर कुछ मिनटों के लिए रुकेगी। कमला जी का मन और घबरा गया। उन्होंने फिर एक बार राजेश को देखा जो गहरी नींद में था। मधु चैन से थी। कमला जी का हाथ कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन उस अजनबी व्यक्ति की आंखों में जो अजीब सी सिहरन थी वो बेचैन कर रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी चप्पलें ठीक की। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी,
उन्होंने मन ही मन सोचा, फिर बिना किसी को जगाए, बिना किसी को आवाज दिए पर्स उठाया, सीट से उठ खड़ी हुई। ट्रेन की स्पीड थोड़ी धीमी थी, जिससे माँ साफ पता चल रहा था कि रतलाम स्टेशन आने वाला है। उन्होंने एक आखिरी बार राजेश और मधु की तरफ देखा, जैसे उन्हें आंखों में समा लेना चाहती हूँ। बस भगवान इनका ख्याल रखना। इतना कहकर साड़ी का पल्लू संभाला, तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही ट्रेन रतलाम पहुंची, उन्होंने इधर उधर देखा। रात के इस पहर स्टेशन पर हल्की चहल पहल। ट्रेन के गेट के पास खड़े गार्ड ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कमला जी ने बिना किसी की नजर में आए जल्दी से प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। ट्रेन कुछ ही सेकंड में फिर चली। कमला जी वहीं खड़ी रह गई। उनकी आंखों में डर, बेचैनी और अनिश्चितता थी। अब क्या करूं? पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वो अजनबी व्यक्ति उनका पीछा तो नहीं कर रहा। आखिर कमला जी ने ऐसा क्या सुना था, और अब वो अकेली रतलाम स्टेशन पर क्या करेंगी? चलिए जानते हैं। रात के लगभग 1 बज चुके थे। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रही थी। अचानक राजेश की आंख खुली, हल्की प्यास महसूस हुई तो उठकर पानी की बोतल उठाने लगा। सामने देखा तो माँ की सीट खाली थी। राजेश ने पहले सोचा कि शायद वॉशरूम गई होंगी, लेकिन जब काफी समय बाद भी वापस नहीं आई तो उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मधु को हिलाया। मधु उठो, माँ दिख नहीं रही है। मधु पहले तो अधखुली आंखों से इधर उधर देखती रही, फिर झटके से उठी। क्या माँ नहीं है? अब दोनों पूरी तरह जाग चुके थे। राजेश ने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कमला जी नहीं दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजेश ने धीमी आवाज में पुकारा, कोई जवाब नहीं। उनकी आवाज सुनकर सामने वाली सीट पर बैठे पति पत्नी का जोड़ा भी जागा। क्या हुआ? माँ नहीं दिख रही है, मधु ने घबराए हुए स्वर में पूछा। अब आस पास के कुछ और यात्री भी जाग चुके थे। कुछ ने इधर उधर देखा तो कुछ कंफर्म करने लगे कि क्या कमला जी वॉशरूम में हो सकती हैं, लेकिन कमला जी कहीं नहीं थी। राजेश का माथा टनका। आखिर माँ गई तो गई कहाँ? अब क्या होगा? क्या कमला जी ने खुद ट्रेन छोड़ी या उनके साथ कुछ हुआ? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे की कहानी में। राजेश की आंखों में बेचैनी थी, लेकिन उससे ज्यादा दिल डर से कांप रहा था। दोनों हाथों से सिर पकड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आखिर माँ कहाँ चली गई? उनके पास कोई फोन या नंबर भी नहीं है। मधु भी अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो सुबकते हुए बोली, राजेश हमें क्या करना होगा? राजेश ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोला, पहले शांत रहना होगा, सोचकर कोई सही कदम उठाना होगा। उनकी आवाज सुनकर सामने बैठे दंपति भी जाग गए। फिर पति ने चिंतित होते हुए पूछा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? राजेश ने जवाब दिया, मेरी माँ खो गई है, ट्रेन में नहीं है। ये सुनते ही हैरानी से कहा, हे भगवान, कुछ देर पहले तक तो थी, फिर अचानक कैसे गायब हो सकती हैं? राजेश गहरी सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में कई सवाल थे। आखिर माँ ट्रेन से क्यों उतरी होंगी? क्या उन्हें किसी ने जबरदस्ती उतारा, या फिर वो किसी खतरे में है? ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन राजेश और मधु की दुनिया जैसे वहीं ठिठक गई। अब उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह माँ को ढूंढना। राजेश मधु की परेशानी देखकर यात्री भी जाग गए। सभी के चेहरे पर चिंता थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को बुजुर्ग महिला ट्रेन से गायब कैसे हो सकती है। एक अधेड़ उम्र के सज्जन, जो शायद पहले से उनकी बातें सुन रहे थे, आगे बढ़कर बोले, घबराओ मत, पहले शांति से सोचो कि आखिरी बार तुम्हारी माँ को कब देखा। राजेश ने माथे पर हाथ रखा। माँ को मैंने रात के करीब 10 बजे देखा, जब वो सोने जा रही थी। उसके बाद मेरी आंखें लग गई और जब जागा तो सीट पर नहीं थी।
मधु भी रो रही थी। सामने बैठी महिला ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटी हिम्मत रखो, शायद वॉशरूम गई होंगी और किसी स्टेशन पर गलती से उतर गई होंगी। पीछे बैठे नौजवान ने सलाह दी, भाई साहब आप टीटी से संपर्क करो, वो ट्रेन में ही होंगे, शायद कुछ मदद कर सके। राजेश उठकर टिकट चेकर को ढूंढने लगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन अपनी गति से बढ़ रही थी उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ये डर सता रहा था कि अगर माँ सच में ट्रेन से उतर गई हैं तो वो इस वक्त कहाँ होंगी। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर घना अंधेरा था। राजेश और मधु के दिलों में बेचैनी की आग थी। कुछ यात्री उन्हें दिलासा दे रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। मधु ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो बिना बताए ट्रेन से नहीं उतरेंगी। राजेश ने घबराते हुए टीटी के पास गया और जल्दी जल्दी सारी बात बताई। टीटी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए परेशान मत हो, ऐसा कई बार होता है कि बुजुर्ग यात्री किसी स्टेशन पर लेने उतरते हैं और दूसरे डिब्बे में चढ़ जाते हैं। हो सकता है आपकी माँ दूसरे कोच में हो, लेकिन सर माँ के पास मोबाइल नहीं है और उन्होंने हमें बताया था कि वो नीचे उतर रही हैं। टीटी ने थोड़ा सोचा कहा, ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रेन में चढ़ ही ना पाई हो। रतनाल स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकी, अगर उन्होंने उतरने की कोशिश की ट्रेन चल पड़ी हो तो। नहीं, राजेश ने बीच में टीटी की बात काटते हुए कहा, माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो बिना बताए नहीं जाएंगी। इसी बीच सामने वाली यात्री बैठी जो अब तक सब सुन रही थी, अचानक बोला, मैंने आपकी माँ को किसी से बात करते देखा था। जब ट्रेन रतमाल स्टेशन पर रुकी थी वो आदमी कुछ अजीब सा था। राजेश और मधु चौंक गए। राजेश ने तुरंत पूछा, कैसा आदमी, क्या आपने उसकी शक्ल देखी? वो आदमी कुछ सोचते हुए बोला, पूरी तरह से नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आवाज़ भारी थी, काले रंग की जैकेट पहनी थी। वो आपकी माँ से कुछ कह रहा था। मुझे लगा कि वो कोई यात्री होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजेश का दिल धड़कने लगा। अब सवाल ये था कि आखिर कमला जी कहाँ थी? वो खुद से उतरी या किसी ने जबरदस्ती उतारा? टीटी ने राजेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन क्या कमला जी वाकई गलती से उतरी? उधर रतमाल स्टेशन पर ठंडी हवा कमला जी के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन तूफान इससे कहीं ज्यादा तेज। बिना समय गंवाए स्टेशन इंक्वायरी की रुख किया। मुझे पुलिस हेडक्वार्टर से बात करनी है, मामला गंभीर है, कमला जी ने घबराई आवाज में कहा। स्टेशन मास्टर और वहां मौजूद कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। माँ जी आप शांत हो जाइए, बताइए क्या बात है? ये ट्रेन, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। एक आदमी को सुना कि मुंबई पहुंचते ही काम हो जाएगा। और फिर कमला जी इतना कहते कहते कांपने लगी। फिर क्या माँ जी? कमला जी ने गहरी सांस दी। वो इस ट्रेन में को मुंबई पहुंचते ही उड़ाने की बात कर रहा था। स्टेशन मास्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत रतलाम पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क किया। कमला जी की बात सुनते ही रतलाम पुलिस हरकत में आई। कुछ ही मिनटों में ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर, 2 पुलिसकर्मी पहुंचे। माँ जी आप पूरी बात विस्तार से बताइए, इंस्पेक्टर ने कहा। कमला जी ने जितना भी सुना वो सब विस्तार से बता दिया। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सुना, तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। अगर हम ट्रेन में अभी चढ़ते हैं तो संदिग्ध सतर्क हो जाएगा, हमें इसे सही ढंग से संभालना होगा। फिर आप क्या करेंगे? हम ट्रेन में किसी छोटे स्टेशन पर सादी वर्दी में पुलिस भेजेंगे ताकि उन लोगों को शक न हो। कमला जी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता थी। आप पक्का उन लोगों को पकड़ लेंगे ना? हम वादा करते हैं माँ जी। फिर हुई ट्रेन में पुलिस की गुप्त एंट्री। करीब 2 बजे जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर पहुंची तो वहां पहले से टीम तैयार थी।
सादी वर्दी में पुलिसकर्मी चुपचाप ट्रेन में सवार हुए जैसे कोई यात्री हो। उनके पास सिर्फ निर्देश था संदिग्धों को ढूंढने का, लेकिन हड़बड़ी मत करना। ट्रेन धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार उसमें पुलिस की सतर्क नजर थी। रतलाम पुलिस के इंस्पेक्टर ने कमला जी से पूछा, क्या आप उस आदमी की पहचान बता सकती हैं? हाँ साहब, मैंने उसे ध्यान से देखा था। वो करीब 40 से 45 साल का था। हल्के काले रंग की जैकेट पहनी थी और सिर पर टोपी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चालाकी, जैसे कुछ बड़ा करने जा रहा हो। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिसकर्मी गंभीर हो गए। और क्या आपने किसी और को उसके साथ देखा? कमला जी ने सिर हिलाया। वो अकेले नहीं था, फोन पर बात करते हुए सुना। नंबर 2 को वहीं रखना, नंबर 3 अगले स्टेशन पर मिलेगा। मतलब उसके और साथी हैं जो इस ट्रेन में या उसके आसपास मौजूद हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आ गया। अब ये साफ हो गया कि ये कोई साधारण मामला नहीं, एक से ज्यादा लोग शामिल थे, और अगर पुलिस ने जरा भी जल्दबाजी की तो वे सतर्क हो सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर को रिपोर्ट दी। सर, संदिग्ध सिर्फ एक नहीं, कम से कम 3 लोग हैं, और वे एक संगठित योजना के तहत काम कर रहे हैं। हमें ट्रेन के अंदर पूरी सतर्कता से ऑपरेशन करना होगा। समझदारी से काम लो। सीनियर अफसर का जवाब आया, अगर ये लोग आतंकी हुए तो जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। अब पुलिस को ट्रेन के भीतर संदिग्धों को ढूंढना था, लेकिन बिना किसी को शक हुए। क्या पुलिस सही समय पर इन अपराधियों को पकड़ पाएगी? कौन थे नंबर 2 और नंबर 3 जिनका जिक्र फोन पर हुआ? क्या कमला जी की सतर्कता इस ट्रेन को एक बड़े हादसे से बचा पाएगी? तेजस राजधानी अपनी पूरी रफ्तार से मुंबई की ओर थी, लेकिन इस सफर में भयानक तूफान आने वाला था जिसकी किसी को भनक नहीं। मुंबई पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे। सुबह के 4:30 बजे पहली हलचल हुई। ट्रेन के भीतरी कोच में एक आदमी इधर उधर देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसका नाम था राजू। वो उठकर वॉशरूम की तरफ गया। वहां जाकर किसी से धीमी आवाज में बात करने लगा। सब तैयार है? हाँ, मुंबई पहुंचते ही काम हो जाएगा। सुबह 5 बजे पुलिस ने मोर्चा संभाला। सादे कपड़े में बैठे पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए। इंस्पेक्टर देशमुख को अपने हेडसेट में इंफॉर्मेशन मिली। सर, संदिग्ध आर्मी हरकत कर चुका है। देशमुख ने टीम को इशारा किया, एकदम सावधानी से काम करना है। किसी यात्री को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब तक B3 और S5 कोच में बैठे 2 संदिग्ध अपनी जगह से उठ चुके थे। पुलिस वाले ने राजू की कलाई पकड़ी। तुम लोग हमें नहीं रोक सकते, राजू ने दांत भींचकर कहा। जोर से सीट पर लात मारी। ट्रेन में अफरा तफरी मची। एक महिला चीख पड़ी, अरे ये क्या चल रहा है? एक बुजुर्ग ने डांटते हुए, पुलिस ट्रेन में क्यों घुस आई? इंस्पेक्टर देशमुख तुरंत ऊंची आवाज में बोले, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये सुरक्षा जांच है। आप सभी सीट पर बैठे रहें। ट्रेन में यात्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। सब समझ गए कि जरूर कुछ हुआ है। राजेश और मधु, जो पहले से मां की गुमशुदगी को परेशान थे, अचानक ट्रेन में बढ़ती हलचल को देख और घबरा गए। मधु ने कहा, राजेश ये क्या चल रहा है? पहले मां गायब और ये पुलिस, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? राजेश की आंखों में बेचैनी थी। मुझे नहीं समझ आ रहा, पुलिस अचानक ट्रेन में क्यों चढ़ी? उनके सामने बैठे वो दंपति जाग गए। लगता है कोई बड़ा मामला है, हमें टीटी से पूछना चाहिए। राजेश ने टीटी को रोका और पूछा, भाई साहब ये सब क्या है? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने ट्रेन में चेकिंग बढ़ा दी है। आप घबराएं नहीं। ट्रेन में सिर्फ एक आतंकी बचा था, सबसे शातिर और खतरनाक। उसने झटके से जेब से चाकू निकाला, सामने बैठे यात्री को पकड़ लिया। कोई आगे आया तो इसे मार दूंगा। पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा गया। यात्री हिल भी नहीं रहे थे। इंस्पेक्टर देशमुख ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली।
लेकिन उन्हें इस स्थिति को बिना खून खराबे के संभालना था। मधु का चेहरा सफेद था। राजेश को कसकर पकड़ा। राजेश ने उसकी ओर देखा। हमें घबराना नहीं चाहिए, देशमुख ने ठंडे दिमाग से कहा। अगर कोई हरकत की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। आतंकी हंसा। मुझे मरने से डर नहीं लगता। पीछे से एक पुलिस वाली ने जोर से उसके हाथ पर प्रहार किया और यात्री को छुड़ा लिया। आतंकी जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब तक ट्रेन के सभी यात्री बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। तीनों आतंकियों को पकड़ा गया। अब ट्रेन में कोई खतरा नहीं। देशमुख ने माइक उठाई और सभी यात्रियों को संबोधित किया। आप सभी का धन्यवाद। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। कृपया अपनी जांच जारी रखें और मुंबई पहुंचने तक संयम बनाए रखें। यात्री राहत की सांस लेने लगे। कुछ लोगों ने पुलिस के लिए तालियां बजाईं। राजेश और मधु सोच रहे थे कि आखिर माँ कहाँ चली गई। जब कमला जी को महसूस हुआ कि उनकी मौजूदगी अब जरूरी नहीं, तभी एक पुलिस अधिकारी उनके पास आया और सम्मान पूर्वक बोला, माँ जी, जो आपने किया वो काबिले तारीफ है। अगर आप ना होती तो ना जाने कितनी जानें चली जाती। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। हम खुद आपको सुरक्षित मुंबई पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। कमला जी पहले हिचकिचाई, लेकिन पुलिस अधिकारियों की जिद के आगे उन्हें मानना पड़ा। तुरंत ही मुंबई जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस से एक सुरक्षित डिब्बे में पुलिस ने उनके लिए सीट की व्यवस्था कराई। ट्रेन के छूटने से पहले स्टेशन मास्टर और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनका धन्यवाद किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, माँ जी, हम मुंबई स्टेशन पर अपने अधिकारियों को सूचित करेंगे। वहां पहुंचते ही आपको पूरा सम्मान मिलेगा। कमला जी के चेहरे पर संतोष का भाव था। ट्रेन अब चलने लगी तो उन्होंने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद किया। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। कमला जी खिड़की से बाहर अंधेरे में भागते पेड़ों, रोशनी की लकीरों को देख रही थी, लेकिन मन बेटे बहू के पास था। वो सोच रही थी, कैसा लगेगा जब राजेश और मधु मुझे स्टेशन पर देखेंगे। उन्हें विश्वास नहीं होगा कि माँ यहाँ कैसे पहुंची। कमला जी ने बैग से पानी की बोतल निकाली, घूंट लिया। उनकी आंखों में सुकून। एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की। मुंबई अब ज्यादा दूर नहीं। तेजस राजधानी जैसे ही सुबह 8:50 मुंबई पहुंची, राजेश मधु के दिलों की धड़कनें तेज हुई। दोनों की आंखों में बेचैनी थी। वे घबराए हुए प्लेटफॉर्म पर उतरे और चारों ओर नजर दौड़ाने लगे। और फिर सामने कुछ दूरी पर कमला जी खड़ी थी, लेकिन वे अकेली नहीं थी। उनके साथ पुलिस अधिकारी देशमुख और कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े थे। राजेश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। माँ, उसने जोर से पुकारा। दौड़कर कमला जी से लिपट गया। कमला जी ने अपने बेटे को सीने से लगाते हुए पीठ थपथपाई। मैं ठीक हूँ। मधु खुद को रोक नहीं पाई, दौड़कर सास से लिपट गई और रोने लगी। माँ, आप जानती हो हमने रात भर कितना ढूंढा आपको। आप अचानक कहाँ गायब हो गई थी। राजेश ने माँ का चेहरा ध्यान से देखा, घबराई आवाज में पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंची? ये पुलिस आपके साथ क्यों है? उससे पहले ही पुलिस अधिकारी देशमुख बोल पड़े, राजेश, तुम्हारी माँ बहुत हिम्मत वाली है। उनकी वजह से आज एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा होने से बचा। राजेश मधु चौंक गए। देशमुख ने कहा, अगर कमला जी हमें समय पर जानकारी नहीं देती तो मुंबई पहुंचते ही ट्रेन में धमाका हो सकता था, लेकिन इनकी सतर्कता और हिम्मत की वजह से उन अपराधियों को पकड़ा गया। इतना कहते ही देशमुख और बाकी पुलिसकर्मियों ने कमला जी को सैल्यूट किया। राजेश और मधु गर्व से भर गए। उनकी आंखें माँ ने अकेले दम पर हजारों लोगों की जान बचाई। और मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी, अब हमारा काम खत्म हुआ, हम चलते हैं। आज आपने जो किया वो सच में काबिले तारीफ था।